टाइम डिबेट का। आज बिहार की राजनीति का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन ने ताबड़तोड़ रैली और जनसभाओं के जरिए अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने विकास, सुशासन और नए बिहार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और बदलाव की राजनीति को केंद्र में रखा। दोनों खेमों के दिग्गज नेताओं ने जनता से सीधे संवाद किया, भीड़ जुटाई और एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। पटना से लेकर ग्रामीण इलाकों तक राजनीतिक तापमान इतना बढ़ा कि पूरा राज्य मानो चुनावी रणभूमि में तब्दील हो गया। बिहार चुनावी मोड में है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान और रैलियों में तड़का बढ़ता ही जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी अपने ही अतीत से शर्मिंदा है और जंगलराज की विरासत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने पिता का नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है, वो कौन सा पाप है जिससे आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है। जबकि दूसरी ओर बिहार के चुनावी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, ये चुनने का अधिकार घुसपैठियों को नहीं होगा। तो वहीं बिहार के दूसरे छोर से एनडीए जीत का दावा करते हुए हुंकार भर रहे थे, तो वहीं महागठबंधन ने भी रैलियों से जनता को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है और लगातार अपने विरोधियों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुनने में आया है कि रंगी पड़ोसी आए थे, वो कुछ कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम के चुनावी प्रचार पर जमकर वार किया और कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी ऐसे घूम रहे जैसे उनकी बेटे की शादी हो। तो इस बीच बड़ा सवाल यह कि क्या विकास और सुशासन की दुहाई देने वाला एनडीए एक बार फिर जनता का भरोसा जीत पाएगा, या फिर बेरोजगारी और बदलाव की बात करने वाला इंडिया महागठबंधन इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। सवाल कहीं है। आपको बता दें कि बिहार के मतदाता किसके वादों पर खरे उतरेंगे, नए बिहार के सपने पर या न्याय की बदलाव की पुकार पर। आपको बता दें कि जल्दी जो है बिहार में चुनाव होने वाले, मतदान किए जाएंगे 6 और 11 नवंबर को। 14 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले जो है बिहार के सियासी खेमे में लगातार जो है प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। ये रीगा हमारा सीमांचल का प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ है। मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। रीगा वालों, मैं कहकर जाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं, पूरे देश में रैली निकाल दें दो,
घुसपैठिया बचाओ रैली, राहुल बाबा हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी साहब घूम रहे, बहुत घूम रहे, जैसा कि उनके बच्चे की शादी है या बेटे की शादी है वैसा घूम रहे। अरे बाबा, म्युनिसिपैलिटी में तुम ही घूमते हो, तालुका बोर्ड की तालुका पंचायत इलेक्शन में तुम घूमते हो, जिला पंचायत में, कॉरपोरेशन में, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, कहां कहां जाएंगे आप? क्या सभी लोग हर दम ये मोदी को देख के वोट दो? कितने बार देखना भाई? म्युनिसिपैलिटी में तुम्हारी सूरत देखी, कॉरपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए में तुम्हारी सूरत देखी, एमपी इलेक्शन में तुम्हारी, फिर भी मेरी सूरत देख के मुझे दो। तुम्हारी सूरत तो रोज टीवी में देखते ही है, तुम्हारी 56 इंच की छाती भी हम उसी में देखते हैं। लेकिन यही मोदी साहब गरीब के तरफ नहीं देखे, सिर्फ उनके दिमाग में चुनाव 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 ही है। या तो चुनाव के दिन सब जगह फिरते हैं या तो बाहर घूमते रहते हैं, विदेशों में घूमते हैं। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर विदेश में इतना घूमा मैं नहीं देखा। चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के 1 हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं।
मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव के 1 हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। तो देखिए, बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है, चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बिहार, आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां, जो इंडिया महागठबंधन है और एनडीए गठबंधन, जो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और तलखे तीर जो है उनकी ओर से तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जो है चुनावी रैली में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो अखिलेश यादव ने आज बड़ी जनसभा से सीएम योगी पर निशाना साधा और लगातार कहा है कि जो एक रंगी है वो कभी बहुरंगी को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार जो है जनसभा कर रहे। बीते दिन पटना में रोड शो किया, उसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला। वहीं आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिहार का मंच जो है पूरी तरह से जो है रंगा हुआ नजर आ रहा है चुनावी रंग में। वहीं इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी और कांग्रेस से रवि सिंह जी और आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का जो है प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि सिंह से सवाल करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो आरजेडी है वो जंगल राज की विरासत को छिपाने का काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए प्रज्ञा जी, प्रधानमंत्री जी को आज जंगल राज याद आया जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2001 से 2005 तक जंगल राज की जो व्याख्या कर रहे हैं, अपहरण केवल हुए थे 2931 और 2005 से 2025 तक 431% अपहरण में इजाफा हुआ, जो कि 16,662 हुआ। अब आप बताएं कि अगर जहां जंगल राज का सीधा सा मतलब होता है अपहरण में वृद्धि होना, और जब 431% इस सुशासन में वृद्धि हुआ तो आप इसको सुशासन कहते हैं? अगर ये जंगल राज की वानगी नहीं है तो फिर कौन सी वानगी? और देखिए, मनोविज्ञान में एक कहावत है कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द जो होता है वही दूसरे को देखता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इनके नेता थे उनको आप ढूंढेंगे तो नहीं नजर आएगा। आज आप इनकी जब गठबंधन की पोस्टर को देखेंगे तो वो वाजपेयी जी और वो आडवाणी जी जिनके बरद हस्ते मोदी जी आज कायम है, मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढेंगी तो वो लोग नहीं मिलेंगे। तो रवि जी, आपकी पोस्टर में तो ऐसा दिख रहा है कि लालू जी की जो फोटो बहुत ही छोटी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर दूरबीन लेकर भी देखेंगे तब भी दिखाई नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आप वाजपेयी जी के और आडवाणी जी के नहीं देखेंगी। मैं तो दूरबीन के बाद मैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास की बात कर रहा हूं। और अभी अभी जो देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कि घुसपैठिए को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, 68 लाख आपने नाम काटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाहलफ आपने कहा है कि एक भी व्यक्ति बांग्लादेशी अगर है कि कहां से आया, ये निर्धारित करने का काम देश के गृह मंत्री का है। देश की सीमाओं पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका है। और मैं घुसपैठिए पे एक बात और कहना चाहूंगा कि 2019 में आसाम में एनआरसी को जब लागू किया गया मैडम, तो 9 लाख बांग्लादेशी और 12 लाख हिंदू आइडेंटिफाइड है, वहां 19 लाख। और 2019 से 2025 हो गया, 6 साल में आप डिपोर्ट नहीं कर पाए। दूसरी बात, इस साल जो आपने डिपोर्ट किया है उसमें केवल 527 बांग्लादेशी आपने डिपोर्ट किया है और 1782 आपने नाइजीरियन को डिपोर्ट किया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब ये कह रहे थे कि ये कट्टे की राजनीति है। कल तक तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि रील बनाइए, कभी कह रहे थे पकौड़े बनाइए, और वो कह रहे हैं कि कट्टा से मुख्यमंत्री को ले लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोग जब गए थे नड्डा जी, तो AK-47 नीतीश कुमार जी के पास लगा दिए और बोले कि यदि आप मुंह खोलेंगे तो आपके राजनीति को हाशिए पे ला दिया जाएगा, जिसको डर करके नीतीश कुमार जी एक शब्द भी नहीं बोले और 56 सेकंड में मंच छोड़ के चले गए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी कह रहे थे कि वोट चोरी में, मैं आज उत्तर प्रदेश का डेटा बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में
3,16,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। ये मैंने उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है, आज के पेपर में है। और मिर्जापुर में 4,89,000 है, केवल एक जिले की मैं बात किया अभी। तो ये बताइए कि केवल वाराणसी का निर्वाचन क्षेत्र अगर 1.5 लाख से जीते हैं, 3,16,000 बनारस में डुप्लीकेट मतदाता है, तो आज ही खारिज कर देना चाहिए। क्या ये डुप्लीकेसी हुई कि नहीं हुई, आप डेटा देख लीजिए। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहे थे कि आपको हम इतना कर देंगे, 20 साल में जो व्यक्ति पहली बार वोट दिया होगा और 20 साल ही निर्धारित औसत आयु है बिहार में शादी की, उसका बच्चा अगर 2 साल में पैदा हुआ होगा, पहले बच्चे की भी जो औसत आय सीमा है वो 1.5 साल है, तो वो बच्चा भी अब वोट दे रहा होगा। उसने अपने पिता की गुर्बत को देखी है, यहां से मुंबई, दिल्ली और सूरत में जा करके 10,000 रुपए पे भटकते हुए देखा है। वो देखा है कि मेरे पिता ने कैसे पाला, इसलिए 94% लोग आज मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए हैं। तो वो किस काम से अभी इस एनडी गठबंधन को देगा? ये एनडीए अपने आप को कहते हैं, हमारे को एनडी कहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से उनको कहता हूं कि एनडी वालों को किस आधार पर देखा? उसने अपने बाप की गुर्बत को देखी है, जवान होते देखा है कि, और जो तेजस्वी ने 17 महीने के काल में जो वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे और 5 लाख 17 महीने में दे दिया। बेशक नीतीश कुमार जी उसमें मुख्यमंत्री थे, ये एक लोगों के ऊपर भरोसा जगा कि ही हैज एबिलिटी टू डिलीवर समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज लायबल टू चूज। इसलिए आज तेजस्वी के आगे लोग जा रहे हैं। और कल हमारे नेता अगर कहीं पानी में कूद गए थे तो कम से कम ये बताइए कि दिल्ली में आर्टिफिशियल पॉन्ड तो नहीं बनवाए, उसी तालाब में कूदे और रेनकोट पहन के तो नहीं गए थे। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। अनिता जी, लगातार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कांग्रेस की आज उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है, और कहा जा रहा है कि इससे पहले 2005 से पहले भी जो लालू की सरकार रही है तो भी जंगल राज नहीं था, लेकिन अब जो है देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी बात है, जब आदमी हारता है ना तो वो दूसरे को आरोप लगाना शुरू कर देता है। और ये आज तक कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, जो इतने समय से कांग्रेस हारती चली आ रही है सब जगह से। अब उनको तभी अब कांग्रेस को दूसरे दलों की जरूरत पड़ गई है। जो कांग्रेस पहले अपने में सर्वे सर्वा थी, आज वो बिना सहारे के, बिना बैसाखी के नहीं चल पा रही कहीं भी। हर जगह उसको बैसाखी चाहिए, हर जगह, तब वो आगे चल पा रही। तो उनको आरोप लगाना, वो कैसा भी आरोप लगा सकते हैं, जनता अच्छे से जानती है। और कांग्रेस ने क्या क्या किया है आज तक सबको पता है कि केवल भ्रष्टाचार की सरकारें चलाई हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो ये कह रहे हैं एनडीए के, उस समय जब लालू जी का शासन था, अच्छे से मालूम था कि बिहार किस तरह था, बिहार में लोग कितने परेशान थे। नीतीश जी ने आके सुशासन को लागू किया, सुशासन हुआ, उनको सुशासन का साम्राज्य बोला गया। और आज कम से कम वो, और ये कह रहे हैं जो कट्टा लगा के 47, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। नीतीश जी एक अच्छे कद्दार नेता हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन आप कहीं किसी के दबाव में, किसी के दबाव में कोई नेता राजनीति नहीं करते। नेता वही है जो अपनी राजनीति करता है, किसी के दबाव में कभी नहीं करता। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो फला के दबाव में, फला के दबाव में। इसका मतलब क्या, राहुल गांधी जी भी दबाव में चल रहे हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया, और इस समय वहां बिहार की जनता साफ साफ कह रही है कि भैया हमें जो है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है। उन्होंने इतनी योजनाएं जमीन पे लाके दी हैं और हर योजना का लाभ सबको पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि कोई योजना इसके लिए है, इसके लिए। यहाँ पे ये कहा जाता था पहला अधिकार तो अल्पसंख्यक लोगों का है, इनके मनमोहन सिंह जी बोलते थे। क्यों पहला अधिकार? उनका अधिकार सबका बराबर है, पहला और दूसरा अधिकार कुछ नहीं होता। अगर भारतीय नागरिक है तो सबका अधिकार है। लेकिन आपने हमेशा तोड़ो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो, केवल यही काम है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। कश्मीर समस्या आपने पैदा की, पंजाब की समस्या आपने पैदा की, देश में समस्या आपने पैदा की, और आज आप बड़ा बख्यान कर रहे हैं। क्या जनता बेवकूफ है? जनता जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। जनता को भरोसा हम पे है, हमें जनता पे भरोसा है। और ये आपको और 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा, जब चुनाव का नतीजा आएगा, सामने नजर आ जाएगा। इनका फ्रस्ट्रेशन यही धरा रह जाएगा। फिर चाहे वोट चोरी गए चाहे कुछ गए, लेकिन जनता का साथ हमारे साथ है। कोरोना काल में भी जनता ने देखा है कैसे कांग्रेस ने अपनी मुंह छुपाया था। इन्होंने तो यहाँ डॉक्टरों को छोड़ा, ना आर्मी लोगों को छोड़ा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ के देश तो क्या अपने देश के है, जब ये देश के ना डॉक्टर्स को अपना मानते, ना आर्मी को मानते, हमेशा जाके कोई बात हो तो जाके पाकिस्तान में और अमेरिका में जाके हाथ जोड़ते थे कि भैया हमको बचा लो। रवि जी जवाब दीजिए। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तुष्टीकरण राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है आप पर। ये जो तुष्टीकरण की, और अभी इन्होंने एक शब्द कहा था कि हम तो सबका हक बराबर है। मैं बिहार से ही कोट करना चाहूंगा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7%।
और एक भी इनको इन्होंने ना तो प्रत्याशी घोषित किया, ना ही सैयद शाहनवाज हुसैन को। एक सेकंड में इसका जवाब ना को देखिए, सैयद पार्टी के अंदर देखिए, पार्टी के आपको अंदर समय मिलेगा। पहले सुन लीजिए, ये आप समझ जो हमारी आपके बीच में योजनाएं नहीं टोका। ना जो अनिता जी, हमारी जवाब तो लीजिए योजनाएं पहले। जो जमीन तक पहुंचती है वो बताइए, उनको मिली कि नहीं बीच में मिली। नहीं बाकी टोका। हमारी जवाब पार्टी का सुनिए अपना जरा जी निर्णय का। है कि हम किसको टिकट दें किसको ना दें, वो आपकी पार्टी का निर्णय, पार्टी के निर्णय को आप इसमें नहीं ला सकते हैं। हम अब योजनाओं की बात करते हैं, जो सरकारी अनिता जी, योजनाएं हैं, आप सब जवाब मन की सुनिए बात पहले। सुनने नहीं आए हैं अनिता हम। जी, जवाब सुनिए जरा विजय का। आपने अपनी आपको समय योजनाओं मिल में रहा कहा है। था पहला ठीक है। अधिकार अल्पसंख्यक का, हमारे ये नहीं कहा जाता कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक का या बहुसंख्यक का, हमारे यहाँ सबका अधिकार है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की बात है। अपनी पार्टी का हमारे अनिता जी, लिए आपको किसको मौका दिया टिकट जाएगा दें, बोलने का, किसको रवि जी ना अपनी दें। बात रखिए। इसके लिए अनिता जी, जरूरी रावी है की कि बात आप सुनिए। हमें टिकट के लिए कहेंगे कि हमने इसको टिकट नहीं, हम आपके कहने पर अनिता जी, टिकट रवि नहीं जी की देंगे। बात सुन लीजिए पहले, रवि जी। प्रज्ञा जी, बीजेपी वाले इसी तरीके से जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो ये बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि जब 17.7% आपको नजर नहीं आया और आपको सैयद शाहनवाज हुसैन नजर नहीं आए और आप कह रहे हैं कि बिहार में हम बानगी दे देंगे, 3100 केवल फैक्ट्री बिहार में है और 31,000 केवल सूरत में है, तो इनको वो नजर नहीं आया। अभी जो 12,000 ट्रेन चलाने की बात कहे थे, बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है, वहां से जो लोग आए वो 12-12 घंटा टॉयलेट में बैठ करके आए। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम कैसे जा रहे हैं? और जो इन्होंने कहा था कि उड़े आम आदमी, चप्पल वाला उड़ेगा, आपने फ्लैक्सी फेयर, इकोनॉमिक फेयर लगा के ये कर दिया कि एक व्यक्ति अगर मुंबई से बिहार पहुंचा है तो 25-25 हजार, 2,500 3,000 का टिकट 25,000 देखो गरीब आदमी है जो 10-12 हजार में जाके नौकरी कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये केवल इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई को अपने गिरफ्त में लेकर के वो टूल बना के काम करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। बिहार में इनकी सरकार केवल 11,150 वोटों पे कायम है 2020 में, और यूपी में केवल 1,47,000 वोट ये ज्यादा पाए थे पूरे इनके एनडी गठबंधन हमारी दो पार्टियों से, सपा से और कांग्रेस से। हरियाणा में केवल 27,650 वोट ज्यादा है, और जब 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ तो 9 लाख हमसे कम वोट पाए थे। अब इनके यहां से ये बताइए कि महाराष्ट्र कहता है कि एसआईआर करा दीजिए, महाराष्ट्र में नहीं जाते हैं क्योंकि जब आपने 2024 मई में एमपी का चुनाव हुआ तो 80 लाख वोट अक्टूबर तक जोड़ दिए। आज अगर आप डिलीशन में काटेंगे तो एक प्रश्न उठेगा कि भाई अगर 5 महीने में 80 लाख जुड़े तो फिर 6 महीने में कैसे 80 लाख कट गए? तो वहां आप कहते हैं उनके मुख्यमंत्री से कि भाई कराओ नहीं कराओ। एनआरसी में जब ये कहता है, आसाम कहता है कि हमारे यहां करा दीजिए, आप कहते हैं कि आपको, क्योंकि वहां 7 लाख मुसलमानों को निकालेंगे और 12 लाख हिंदुओं को आप कैसे निकालेंगे? वहां तो आपको घुसपैठिए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां झूठ बोलने की परंपरा है कि निकालना। अरे भाई आप निकालिए, किसने कहा? आपने डिपोर्ट किया 431 को, 1762 तो आपने नाइजीरियन को किया। और देखिए सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई 20 साल में अगर आप रोजी रोजगार, काम, व्यापार, इसके ऊपर अपनी उपलब्धियों के ऊपर बात करते, न राजनीति में कट्टा आता, न राजनीति में अप्पू पप्पू गप्पू आते, क्योंकि ये गपोलेबाजी करते हैं, गप्पेबाजी करते हैं, तो इनको यही आता है। आज अगर ये सुशासन का काम करते तो बिहार की जनता, बिहार की युवा, बिहार के नागरिक जानते कि हमें किसको चुनना है। लेकिन वो बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध जनता है और वो जानती है कि हमें किसके पास जाना है। वो अपना नेता भी चुन चुकी है, अपनी बानगी भी देख चुकी है। इनके यहाँ ये बिल्कुल हिले हुए हैं, क्योंकि आज तक ये हिले हुए हैं कि किसी तरीके से हमारी वहां सत्ता कायम हो जाए, क्योंकि ये जब सत्ता एक बार कायम करते हैं तो बरगद के वृक्ष किसी को पनपने नहीं देते हैं। देखिए बहुत बिहार का इनको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। इनकी जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी कांग्रेस की दिल्ली सरकार में, तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये बिहार के और यूपी के लोग आकर दिल्ली को गंदा कर देते हैं। ये इनकी शीला दीक्षित का खुला बयान था लोगों के लिए। आज इनको बिहार का बड़ा दर्द है, और बिहार और यूपी के लोगों को आप पार्टी ने वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया था कोरोना काल में। क्या जनता भूल गई है कितना दोहरा व्यवहार करते हैं आप लोग? अनिता जी, यहाँ दोहरा व्यवहार नहीं है, आप ही के मुख्यमंत्री थी, किसी और के अनिता जी, आदेश से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आदेश जी, एसआईआर की आज के समय में भारत में कितनी जरूरत है? एसआईआर भारत में बिहार में कराया गया और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी कराया जाएगा और पश्चिम बंगाल में भी कराया जाएगा। क्या जरूरत है आज के समय में एसआईआर की? देखिए ये सवाल आपका जायज है एकदम, एसआईआर की क्या जरूरत है। देखिए ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है और ये हर 10-12 साल में होती रहती है जी। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, इससे पहले भी होती रहती है और इससे बाद भी होती रहती है। ये चाहे जहाँ का इलेक्शन हो, चाहे उससे पहले हो या उससे बाद हो, होती रहती है, इसमें कोई वो नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, उसको अपना काम अपने हिसाब से करना होना चाहिए। इस पर हम आप टिप्पणी अगर करेंगे तो हमारे आपके टिप्पणी करने से, हाँ पॉलिटिकल लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं।
अनीता जी उस पर टिप्पणी कर सकती हैं, रवि जी उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हमारे दोनों सहयोगी बैठे हुए हैं जी। अब बात समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन में जो आज आपने भी टीजर में अपने चलाया कि काफी रैलियों का दौर आ गया है और एकदम मुझे लगता है कि कल शाम को 5 बजे वहाँ प्रचार खत्म हो जाएगा पहले जी, फेज जी। का, और उसके बाद वहाँ पर फिर दूसरे फेज पे जाएंगे और 6 तारीख को वहाँ पर वोटिंग है। तो जिस तरीके से बिहार के चुनाव में इस समय पहली बात तो ये तय है कि तीनों पार्टियों ने अपना अपना एजेंडा सेट कर लिया है और तीनों पार्टियों को अपनी एक विजन दिख रहा है। जैसे आप प्रधानमंत्री का बयान उठा के देख लीजिए तो वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। जी। तेजस्वी का भी आप बयान देख लीजिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि हम पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार बन रही है। तो तीनों ने अपनी अपनी स्ट्राइक तय कर ली है, तीनों की अपनी अपनी राजनीति चल रही है। हाँ, चुनावी तड़के में आज जरा थोड़ा सा क्या कहते हैं एक छौंका लगाया गया, उसमें तड़का मारा गया। उसमें अखिलेश यादव ने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वो एक रंगी हैं और उन्हें बहुरंगी नहीं पसंद है। तो उसके बाद फिर देखिए तुरंत ही एक बयान आ गया, सुबह से ही वो बयान बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि उन्होंने भी अप्पू पप्पू और टप्पू का एक संज्ञा देते हुए बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आपको एक बात थोड़ी सी, मुझे एक थोड़ा सा इलेक्शन ठीक चल रहा है, सारी बातें ठीक चल रही हैं, मुझे अनीता जी से भी पूछना है और दोनों लोगों से पूछना है कि अनीता जी आप लोग कहाँ, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आज, और रवि साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, तो आज ये खड़गे साहब ने एक सवाल बार बार ये खड़गे साहब क्यों कह देते हैं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा खाली। खड़गे साहब ने कहा कि वो नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ, पार्टी अपनी अगर सीधी सीधी बात करे कि भाई जैसे अनीता जी कह रही हैं कि हम सीएम बनाएंगे, योगी हम क्या कहते हैं नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और इस समय हम नीतीश के उसमें लड़ रहे हैं, तो नीतीश को क्या कहते हैं वो सीएम बनेंगे। तो खड़गे साहब को ये कहने की जरूरत क्या पड़ रही है कि वो सीएम नहीं बनाएंगे, वो बाद में बीमार कर देंगे उनको, वो बीमार हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, और अभी ऐसा हो रहा है, तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है? मैं पॉलिटिकली आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपना अपना बताएं, ना कि आप ये तय करें कि जो है वो सीएम होंगे कि नहीं होंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज पे आते हैं कि हर चुनाव में आपने देखा होगा कि एक माहौल अच्छा सा बनता है, हालांकि यहाँ का चुनाव का माहौल बड़ा हेल्दी सा है, और बिहार के वोटर में एक सिंपल सी बात है, वहाँ का इलेक्शन अब पूरी तौर से सेट हो चुका है जी। इलेक्शन का जिस वोटर को जहाँ वोट देना है वो देने जा रहा है जी। अब उसके आप थोड़ा बहुत बयानबाजी चलती रहेगी, अब आप सोचिए कोई बयान से वहाँ चुनाव में परिवर्तन आ जाए या कोई क्या कहते हैं कुछ ऐसा इमेजिन हो जाए, मैं और सरकार किसकी बनती है ये अलग बात विषय है। आप दूसरी चीज एक समझिएगा कि वहां पर मैंने पहले भी कहा था आदेश बयानों का जो है माहौल, हाँ, बयानों का फर्क जो है चुनाव में देखने को मिलता है। बयानों का माहौल, जैसे राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर हो रहे, छठ पूजा को लेकर भी लगातार हमलावर हो रहे, छठ पूजा को लेकर उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा तक कह दिया राहुल गांधी ने। बयानों की अगर आप बात करें तो बयान अभी भी आगे आपको भी ऐसे 2-3 दिन में और भी दिखाई देंगे, और क्या कहते हैं ये 12 तारीख तक दिखाई देंगे आपको बयान, और नए नए बयान आएंगे, मजेदार बयान आएंगे, और हर चुनाव में बयान अच्छे अच्छे आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बयानों में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में एक थोड़ा सा एक मर्यादा रखनी चाहिए, बयान देने से पहले एक मर्यादिक लाइन खींच लेनी चाहिए। हाँ, नेता कोई भी किसी भी पार्टी का नेता एक लाइन स्वाभाविक सी बात है। आज जैसे क्या कहते हैं कभी कभी मैं प्रधानमंत्री की बात से भी सहमत नहीं होता हूं, जैसे आज मैंने अपने चैनल पे कई बार कहा है कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आई कि आज प्रधानमंत्री ने क्या कहते हैं ऐसा कहा किसी पार्टी को लेकर, और आज जैसे खड़गे जी ने चुटकी लेते हुए कह ही दिया उनको कि
ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके लड़के की शादी है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उनको चुभने वाली बात है। और राजनीति में इतनी थोड़ी बहुत चुटकीबाजी चलती रहती है, इसको बहुत ही, कोई राजनीति में सगा नहीं होता है, कोई राजनीति में किसी का नहीं होता है। अब बात की जाए तो बिहार की, तो बिहार में एक इलेक्शन अपना पूरा माहौल ले चुका है, बयानों से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जिस वोटर ने जहां तय कर लिया है वो अपना वोट करने जा रहा है। रवि जी, कांग्रेस इस चुनाव में क्या कितना प्रभाव छोड़ पाएगी? क्या कांग्रेस में इस बार जो है महागठबंधन की जीत निश्चित है? देखिए, महागठबंधन की जीत इस बार निश्चित है। वो इसलिए निश्चित है कि 20 साल में इनके पास काम की बानगी दिखाने का कुछ नहीं है। 11 साल में मोदी जी की काम की बानगी का कुछ नहीं है। 2024 में गारंटी दे रहे थे, अब तो कम से कम वारंटी दे देते, वारंटी भी नहीं दे रहे हैं। और बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया था कि क्यों ऐसा कहते हैं कि नहीं बनाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि 1977 में जब सारे लोग इकट्ठा हुए थे और ये जनसंघ भी उसमें था, तो ये लोग जगजीवन बाबू के चेहरे पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बना दिए थे मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री। उसके बाद भाजपा जब स्वतंत्र रूप से आई है तो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी है शिंदे के नाम पे, बना दी फडणवीस जी को। राजस्थान में उसने चुनाव लड़ा वसुंधरा जी के नाम पे, बना दिया किसी शर्मा जी को। यूपी में चुनाव लड़ा केशव मौर्य जी के नाम पे और बना दिया योगी जी को। आसाम में चुनाव लड़ा सर्वदानंद सोनोवाल जी के ऊपर, बना दिया हेमंत बिश्व शर्मा जी को। एमपी में चुनाव लड़ा आपके क्या कहते हैं, शिवराज सिंह, हाँ शिवराज सिंह के ऊपर और बना दिया वहां मोहंत। तो इनका ये अपना चेहरा और चरित्र है कि ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दूसरी बात, अभी तक जो ये कह रहे हैं, एक भी कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जेपी नड्डा जी ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। केवल कि ना 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 ये अभी ये आप बोल कहा है नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अभी उन्होंने अपने बयान में बोला है। मैंने अभी आपको नेतृत्व की ही बानगी बताया, मैं आपको समय मिलेगा। मैं नेतृत्व की ही बात कहा, नेतृत्व की। आप उनके से सुन नहीं पा रहे हैं, लग रहा है। आपको नहीं बोला मैडम, नेतृत्व में इतने लोगों के आपको समय मिलेगा, कहिएगा। तो नेतृत्व की बात आती है तो ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और सबसे बड़ी बात जानती हैं क्या है, अगर इनको नीतीश जी में इतना भरोसा होता तो ये इसकी बानगी है कि ये जहां जाती है किसी को पनपने नहीं देती है। ये कांग्रेस का उदार हृदय रहा है कि जिसका दिल किया कांग्रेस को छोड़ा और अपने प्रदेशों में जाके मुख्यमंत्री बना। इनके यहां आज ये आलम है कि हदें ये खींच रखी है हरम के पासवानों ने कि बिन मुजरिम बने पैगाम ये पहुंचा नहीं सकते। अगर आप इनसे बगावत कर लें इनका कोई नेता तो ईडी सीबीआई उनको जेल में कर देगी, मुख्यमंत्री बनना बहुत दूर की बात है। और अगर नीतीश जी को रखना होता तो जो हनुमान जी को भेजे थे 134 सीट वो जेडीयू के खिलाफ लड़े, उनको 43 पे सिमटा दिए। इस बार उनको 25 सीट दिए। डायरेक्ट फाइट जो हो रही है वो जेडीयू के साथ उनकी हो रही है। तो नीतीश जी का पर कतरना है और बहुत दिनों से आज तक अपने रूप में कभी सरकार नहीं बनाई। इसको बिहार में चलना है और बिहार में जाकर के अपनी सत्ता को कायम करना है। और जो योगी जी की बात है, मैं अंतिम बात कह दूं, जो नाथ संप्रदाय है प्रज्ञा जी, वो एकेश्वरवाद को मानता है और वो अद्वैतवाद को मानता है। एकेश्वरवाद दूसरे किसी को मानता नहीं है। तो जिसके गुण में, जिसके धर्म में, जिसकी परवरिश में और जिसकी सोच और संकल्प में एक व्यक्ति हो, वो बहुरंगी कहां से दिखेगा। बहुत सोच समझ के अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो उनको एक रंगी है, उनको बहुरंगी दिखेगा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ संप्रदाय ही नाथ संप्रदाय केश्वरवाद के सिद्धांत पे आधारित है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है और 14 को फिर देखिए क्या जलवा होता है। अब ये लोग बातें इधर उधर की करेंगे तो इनको करने दीजिए। प्रज्ञा जी बहुत बढ़िया ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं एक रंगी, वो ये वही अखिलेश जी हैं जो दिवाली पे अंकित कस रहे हैं, जो मोमबत्ती के लिए कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिनको अब जिस धर्म में पैदा हुआ है उसी धर्म का मजाक बनाने में लगे हैं, चाहे राहुल बाबा हो चाहे ये हो, जो वहाँ छठी मैया के लिए कहते हैं, यहाँ ये दिवाली के लिए कहते हैं। तो भैया हमें ऐसा सतरंगी नहीं बनना, हमें ऐसा सतरंगी नहीं बनना कि हम अपने ही दिवाली और होली पे लच्छा लगाए। हमें ऐसा बनना है भारत में, जैसे मोदी जी ने कहा मैं भारत का बेटा हूँ, छठ के लिए मैं सब जगह कहूंगा क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, भारत का बेटा हूँ। इसलिए ये कहना कि हाँ जी आप उसको सतरंगी बोलना है तो हम ऐसे सतरंगी बोलना पसंद नहीं करते, हम ऐसे एक रंगी ठीक है, लेकिन हमें सबका साथ सबके विकास की बात करनी है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के, आपने शायद अमित जी को सुना नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और एक चीज और बता दें, ये आप देखिए जनता अच्छे से जानती है। अच्छा आप कह रहे हैं योगी जी को कहिए चाहे आप हम लोग में सबका सब ऐसा नहीं है
है कि एक गांधी परिवार ही लिए चला आ रहा है, एक उनका परिवार। हमारे परिवारवाद नहीं है, हमारे सबका साथ सबका विकास है। आज तक आप चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो परिवारवादी पार्टी कांग्रेस हो, तो क्या आप गांधी परिवार को हटा सकते हैं? क्या आप राहुल गांधी को हटा सकते हैं? नहीं, आप राहुल गांधी परिवार आपके लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, समाजवादी मतलब यादव परिवार। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं कह सकते कि ये परिवार हो। वहाँ कोई भी, आज हम कार्यकर्ता हैं, कल हम ये कह सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप नहीं कह सकते कि हम कुछ बन सकते हैं। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हम बन सकते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप में है ही नहीं, आपकी पार्टियों में सीएम फेस को लेकर महागठबंधन ने सवाल किया कि सीएम फेस का फैसला क्यों नहीं बताया कि नीतीश कुमार ही आगे चलकर बिहार के सीएम बनेंगे, क्योंकि पटना में कल पीएम ने रोड शो किया, वहां पर नीतीश कुमार नजर नहीं आए। आज भी जो है जनसभा की गई पीएम की ओर से, वहां पर भी नीतीश कुमार नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री सब जगह सभा करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां सबको साथ लेके। जहां तक अभी इनके खड़गे जी ने बोला है कि वो तो ऐसे उनके बेटे की शादी। अरे आप ये सोचिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे वो पहले कार्यकर्ता है बाद में प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का एक महत्व रहता है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। लेकिन उसमें ये कहना कि जैसे उनके अरे वो हर जगह काम करेंगे, वो कार्यकर्ता पहले है, प्रधानमंत्री बाद में है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्य कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। आपने देखा है उदाहरण, चाहे आपने मध्य प्रदेश में देखा हो, चाहे आपने उत्तर प्रदेश में देखा हो, चाहे आपने राजस्थान में देखा हो, चाहे आपने दिल्ली में देखा हो, हर कार्यकर्ता को उठा के कभी अध्यक्ष, कभी मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे हैं, एक कार्यकर्ता थी, बहुत छोटी सी कहा उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या आपके ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप क्या केवल एक परिवारवाद जो फैसला करेगा वही होगा? या परिवारवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और डंके की चोट पे आप कह दीजिए नहीं बन सकता, आप नहीं कह सकते। आप यहाँ प्रवक्ता है, लेकिन आप नहीं कह सकते। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, कल हम कुछ भी बन सकते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि मालूम है कार्यकर्ता की यहाँ पे जीत होती है, कार्यकर्ता की बात होती है। देखिए प्रिया जी, प्रज्ञा जी ये कह रही थी कि परिवारवाद की पार्टी है। माझी जी ने किसको टिकट दिया है पता है आपको? समधिन को, बहू को, दामाद को, बेटी को। किसकी पार्टी है वो? पासवान जी किसकी पार्टी है? किसको टिकट दिया उन्होंने? अपनी क्या बोलते हैं वहां से बहू को, और शकुनी, फिर वही मैं बीच में नहीं बोला, शकुनी चौधरी जी, ये ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, ऐसे डिबेट नहीं होगा। सुनिए पहले आप गलत नहीं सही करें सब। ये बताइए पासवान जी किसके हैं? शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी जी इनके हैं। क्या शकुनी चौधरी जी परिवारवाद से नहीं आते? देवगौड़ा जी जो आज इनके वो पार्टी किसके परिवार की पार्टी नहीं है? जयंत चौधरी की पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है? अनुप्रिया पटेल की पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है? ये सब परिवार की पार्टी को लेकर चलते हैं, और केवल मुंह से गप्पेबाजी करते हैं कि हमारी परिवार की पार्टी नहीं। ये तो जब शादी नहीं करेंगे परिवार की पार्टी क्या होगा? जब अरे अपना तो आपके साथ है ना। आपके बताइए, आपके जब वाजपेयी जी शादी नहीं करेंगे, आपके योगी जी शादी नहीं करेंगे, मोदी जी शादी, तो परिवार की पार्टी कहाँ करेंगे? कौन परिवार चलेगा? उससे पहले और आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करती हैं। और सुनिए उन्होंने देखिए जो कहा अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा, आपके बीच में नहीं टोका। अनीता जी बात सुनिए, आप डिबेट गलत है, आपका समय अपना दल की पार्टी अलग है, हमारी पार्टी ने बहुत सहयोगी हमारी कह सकते हो, हमारी सहयोगी कह सकते हो। अनीता जी डिबेट की मर्यादा समझिए, झूठ है तो आप तर्क से कहिए। हमारा निर्णय नहीं होगा, देखिए इन्होंने प्रदूषण कहा तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप ये दिए जब हमारे यहाँ उस समय जलाए जाते थे, जब भगवान राम आए थे, रावण मतलब रावण का वध करके, थी यही विजयादशमी जब राम ने दल साज कर गिरि प्रवचन से चढ़ाई की थी लंका राज पर, और उसके बाद जब आए तो उल्लास में दिए जलाए गए। आज हम आधुनिक युग में आ गए हैं। कल हम अगर बोरी पे पढ़ते तो आज हम जा करके अच्छे से स्टूल पे बैठ के पढ़ते हैं। कल हमारे पिताजी साइकिल से चलते थे, आज हम मर्सिडीज से चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण को रोकना है, जो दिल्ली में आप तो प्यूरिफायर लगा के बैठ जाते हैं, तो उसके जगह पे लड़ी भी लगाई जा सकती है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रदूषण को रोकने के लिए लड़ी लगाए, हम अपनी त्योहारों की परंपराओं को भूल जाए, सभ्यताओं को भूल जाए। कि अरे परंपरा में आप जब 26 लाख उस अवधपुर में जला रहे हैं, सिर्फ वो एक दिया जहां पे तमाम देश के विदेश के आगंतुक आ रहे हैं, वहां से जो सैलानी आ रहे हैं, तो वहां ये बताइए कि वहां प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और दूसरी बात उन्होंने कहा दिवाली के समय ही प्रदूषण फैलता है। नहीं, देखिए ये नहीं, उन्होंने जो कहा अपने विजन से कहा, वो एक इंजीनियर है, पढ़ के आए। और जो छठ पूजा पे हमारे नेता ने कहा, सुनिए हमारे भाषा बोलेंगे, हमारे नेता ने ये कहा कि छठ के ऊपर
प्रधानमंत्री से कोई भी ढपूसलेबाजी कर, छठ का नहीं कहा, आप शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत, छठ के ऊपर, छठ पर इनसे जो कराना हो करा लीजिए। और इनको जानती हैं, नजर तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि आंखों पे तो इनको चश्मा लग गया है। और ये बिल्कुल किसी भी तरीके से इस तरह से बैठे हैं कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। मुझे एक बात याद आ रहा है कि उसने झूठ भी इतने सलीके से कहा कि मैं एतबार न करता तो क्या करता। और मैं अपनी बात एक और कहना चाहूंगा, बिहार में कि इन मुफलिसों के चेहरे पे तुम्हारी रवानगी नजर नहीं आती, इन मुफलिसों के चेहरे पे तुम्हारी रवानगी नजर नहीं आती। कब तक इन्हें झूठ का आईना दिखाते रहोगे तुम? तो ये केवल आईना दिखाने का काम कर रहे हैं वहां पे बिहार में। इनके पास न कुछ है देने के लिए। सरकार, जनता सब जान गई है, जनता सब देख चुकी है। और अब वो 14 तारीख को देखिए, कल ही डिसाइड हो जाएगा। वो प्रचार बंद हो रहा है, 6 वोट पड़ेगा, पहले चरण में ये हार जाएंगे और बोरिया बिस्तर बांधेंगे, उसके बाद देखिए कि इनका क्या होता है। आदेश जी, जवाब दीजिए। देखिए भाई, मैंने ये देखा कि जो है इंडिया गठबंधन में गठबंधन का जो धर्म है वो अच्छे से निभाया जाता है। ये मैंने रवि भाई को देखा कि जैसे एक सवाल आया आपकी तरफ से कि अखिलेश जी ने डीओ को लेकर एक टिप्पणी करी थी। स्वाभाविक सी बात है, डीओ को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी करी थी, उससे एक वर्ग में उसने पसंद नहीं किया, लेकिन जिस वर्ग के लिए उन्होंने टिप्पणी करी थी उस वर्ग ने उनको पसंद किया। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि पार्टी का सपोर्ट वहां तक करिए जहां तक बात चले। मेरा ऐसा अनुभव है कि भाई अगर अखिलेश जी ने ये किया है तो ये व्यक्तिगत चीज मुझे भी नहीं पसंद आई थी। ऐसे में अखिलेश जी की, जहाँ पे अखिलेश जी अच्छे होते हैं मैं वहाँ पे उनकी तारीफ करता हूँ, और जहाँ पर कोई बात उनकी नहीं पसंद आती है तो मैं उस पर अपनी बात भी कहता हूँ। भाई हम विरोध तो कर नहीं सकते, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ना हम अनीता जी आपकी तरह बताएंगे ना आपकी तरह, लेकिन मैं आप उस चीज को ना लेते, थोड़ा सा अगर किसी और चीज को लेते, क्योंकि देखिए जैसे ही आपने ये बात कही तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सब ने कहीं ना कहीं अपने दिवाली के त्योहार को लेकर एक बात आई। देखिए प्रदूषण के और भी कारण हैं, प्रदूषण के और भी चीजें हैं, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई चीजें हैं। ऐसा नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि दिवाली वाले दिन क्या कहते हैं होता है और कई स्टेट्स में, कई राज्यों में, कभी भी कहीं पे भी कोई एक खुशी का माहौल होता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तब पटाखे इतने ज्यादा दगते हैं। मैं तो सीधे सीधे इस पे आता हूँ कि अभी बिहार का चुनाव आ रहा है जी। अभी बिहार के चुनाव में ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस बार गठबंधन की सरकार बन जाए, इंडिया गठबंधन की। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या वहाँ पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, हर जिले में फोड़े जाएंगे? तो ये दिवाली पर ही क्यों ये बात कही जाती है, मुझे इस बात से असहमति है। अनीता जी, आपके यहाँ अगर सरकार बनेगी तो क्या आपके यहाँ पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे? अरे अभी कल रात में पटाखे फोड़े गए हैं जब हमारी महिला क्रिकेट टीम जीती है। कल रात में कितने पटाखे फोड़े गए हैं जब क्रिकेट टीम पूरे देश ने, क्योंकि इतना उत्साह का विषय था। तो अगर पटाखे फोड़ने हैं और पटाखों को लेकर बात है तो उसको कम करने की बात सभी उत्सव पर की जाए, ना कि सिर्फ दिवाली पर की जाए। ये मेरा एक छोटा सा भाई विरोध है। अगर आप लोग स्वीकार करें तो अच्छा लगेगा, नहीं स्वीकार करें तो नहीं। मैंने आपका विरोध सरमाथे पे, मेरा ये है कि अगर आपकी वहाँ सरकार आपका विरोध सरमाथे पे, मैं कह रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने वही शब्द आपसे कहा कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा था, अखिलेश यादव जी ने प्रदूषण को लक्ष्य करके कहा था, वही बात मैंने दोहराया। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी की बातों को दोहराया, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के मन मस्तिष्क में, हृदय प्रदेश में क्या बात रही उन्होंने कह दिया। अगर सपा के प्रवक्ता उसको ठीक से एलाबरेट कर पाएंगे, मैं उनको ठीक से एलाबरेट नहीं, वो सपा का काम, मैंने उनकी बातों को सिर्फ दोहराया। मेरा सिर्फ इतना है कि जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में चाहे आपकी पार्टी जीते चाहे आपकी पार्टी जीते, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस बार जीत में हम लोग पटाखे नहीं फोड़ेंगे। भाई इलेक्शन में पार्टी जीतती है तो जिला स्तर से लेके बूथ स्तर तक हर जगह पटाखे फोड़े जाते हैं, हर जगह उत्सव मनाया जाता है।
ठीक है। और अगर दिवाली पर खाली दिए की बात आती अरे भी है, कल भी उत्सव मनाया गया रात तो में। दिवाली पर अगर दिए की बात आती है और अगर उस पर कोई कुछ कहेगा तो मुझे भाई थोड़ा सा तो अटपटा सा लगेगा। ठीक है आदेश जी। बाकी एक अलग बात। अनिता जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका गांधी ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। इससे पहले 20 साल से नीतीश की सरकार थी बिहार में, अभी तक ये ऐलान क्यों नहीं किया गया? चुनावी दौर चल रहा है इसलिए जुमलेबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा कहा गया। देखिए प्रज्ञा जी, हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण हमारे यहाँ मोदी जी ने सबसे पहले जब आए तभी उन्होंने कर दिया था नारी के लिए। आज देखिए नारी सशक्तिकरण कितना हुआ, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया है, सब अच्छे से जान रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि आरक्षण अभी तक किसी इनकी पार्टी रही है तो कभी पास नहीं कर पाया, यहाँ तो आरक्षण भी महिलाओं के लिए पास किया गया है। और सबसे बड़ी बात, आप सुकन्या मंगला योजना चाहे यहाँ की हो और नारी के सम्मान के लिए हमेशा आगे। तो आज इन्होंने अगर दिए हैं 10,000, वो तो हर पार्टी में देते हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज और बताना मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी योजनाएं हैं, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम एक गाँव में जब गए थे तो एक महिला ने कहा कि हर व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी सब कुछ है और घर की रानी है, महारानी है। बाप भी कहता है मेरी लड़की राजकुमारी है, सब कुछ है, लेकिन कोई अपनी प्रॉपर्टी ना पति अपनी पत्नी को देता है ना बाप अपनी बेटी को देता है। एक मोदी जी ऐसे शख्स है जिन्होंने हमको सही महीने में रानी बनाया है, जो कि उन्होंने आवास हमारी महिलाओं के नाम पे दिया है। वो ऐसे तबके से उनको मालूम है कि महिलाएं कैसे काम करती है। जब उन्होंने आवाज असली रानी हमें मोदी ने बनाया, ये गांव की एक महिला ने बोला था, हमको वाकई में अच्छा कह रहे हैं, हमें असली रानी तो उन्होंने बनाया। जब महिलाएं इस तरह से कहती हैं कि हमें रानी उन्होंने बनाया है, हमें आवास हमारे नाम से दिया है, योजना हमारे नाम से, उज्ज्वल योजना हमारे नाम से, सौभाग्य योजना महिला के नाम से, उन्होंने शुरू से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की। आप कैसे प्रियंका गांधी कह रही कि इतने सालों से पैसा ये कहा था, चुनाव ने क्या कहा, सारी योजनाएं महिलाओं के नाम पे दी हैं। आपने क्या किया है, आपने आज तक क्या किया बताइए। मैंने आपके यहाँ तो शीला दीक्षित जो आपने मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने सबसे पहले बिहार और यूपी पे ही धावा फोड़ दे रही है। दिल्ली बिहार की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। नहीं कहा किसको था, बिहार की जनता को, यूपी की जनता को कहा था ना कि ये दोनों आके दिल्ली को बर्बाद करते हैं। तो क्या इनकी मानसिकता क्या है, पहले यहाँ से देखिए आप। मानसिकता इनकी बिहार के लिए यूपी के लिए क्या है, इसी मानसिकता को लेकर ये यहाँ पे ऐसे बोल रही है और कोई कारण नहीं है। जनता अच्छे से जानती है, जनता कुछ भूलती नहीं है, जनता को सब याद है। समय आएगा जनता इनको जवाब देगी। और आज कांग्रेस को हमेशा देखिए हर जगह कांग्रेस हारी है, कंधे पे चल रही है, बैसाखी पे चल रही है, धीरे धीरे वो बैसाखी भी इनकी हट जाएगी, आप देखिएगा। जवाब दीजिए रवि सिंह जी। देखिए मैडम, कह रही थी अभी हमारी बहन की अनीता जी की, इनको वही दिल्ली याद आता है, इनको शायद महाराष्ट्र याद आता है, इनको महाराष्ट्र याद नहीं आया जो बिहारियों के शब्द में अभी क्या कहा और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 1,83,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है। वादा किया था कि हम सबको 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन गृह मंत्री जी कहते हैं एक टीवी पे कि हमने सीड मनी दिया है और इसके बाद उनको लोन मिलेगा। और वहां 5 करोड़ महिलाएं हैं, 5 करोड़ में आपने दिया, अगर मान लीजिए कि 1,43,00,000 और वो भी चुनाव के समय में आप 10-10 हज़ार से कौन सा रोजगार वहां सृजन होगा, ये इनको बताना चाहिए। और इनको अगर 20 साल में उनको रोजगार सृजन नहीं कर पाए तो ये बताइए 10,000 से रोजगार का सृजन होगा, वो रील बनाएंगे पकौड़े बनाएंगे, क्या सिलाई करके उनका काम चल जाएगा? बीच में नहीं बोला मैडम, मेरी बात पूरी हो जाए। उसके बाद देखिए कि इन्होंने जो कहा कि हम 2 लाख रुपया देंगे, 1.5 लाख रुपया देंगे, इतना देंगे, नौकरी देंगे, केवल जुमलेबाजी किया। और इनको जब याद नहीं आता है तो ये दिल्ली भाग करके हमारी बहन चली जाती है, महाराष्ट्र चली जाती है। अरे भाई आप बिहार की बात करें, बिहार क्या हो रहा है बिहार में? आज बताइए 20 साल में क्या किया, किस आधार पे लोग आपको चुने, आपकी सरकार क्यों आनी चाहिए? 431% आपके यहाँ फरण बढ़ा और आपने जो है 20 साल में कुछ नहीं कहा, सुशासन बाबू ने की। अभी वहां पुल लोग बनवा के चलते हैं, तो आज आप बात नहीं कर रही और आप चली जा रही है इधर उधर इधर उधर। अरे यहाँ पे रहिए मैडम। प्रज्ञा जी देखिए, सबसे इधर रहिए, कहाँ इधर उधर जा रही है? स्वरोजगार के लिए योजनाएं आई, 10,000 में स्वरोजगार कौन सा हो जाता है? महिलाएं अपना समूह बना के स्वरोजगार युवाओं के लिए रोजगार 10,000 में ना 10,000 युवा में क्या हो गया? अरे सब्सिडी माफ है, उनको लोन की कौन सी सब्सिडी मैडम? आप जो है 5 लाख रुपया देती हैं जब उत्तर प्रदेश में, अपने पैरों पे खड़ी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रही है। आज महिलाएं, अरे आज एमएसएमई को लेकर, सुनिए एमएसएमई को लेकर इतना
देश के लिए और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज इसलिए महिलाएं शक्तिवान हो रही हैं और महिलाएं अपना रोजगार करी, दूसरों को रोजगार दे रही है। ठीक है, अगर रोजगार मिल रहा है, आज एमएसएमई को लेकर अनिता जी ये डेटा कहता है, सुनिए अनिता जी, सुनिए आप टीवी पे चिल्लाने जो कहा आपने सुन लिया आपकी पार्टी ने। एमएसएमई हमारे यहाँ 23,000 एमएसएमई बंद हो गए मैडम, 23,000 मैं बड़े डेटा के साथ कर रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं, आपने अभी एमएसएमई योजना नहीं देखी, कितना लोन दिया जा रहा है, कितना महिलाओं को युवाओं को दिया जा रहा है। अरे हम कर रहे हैं, हम योजनाएं कर रहे हैं, बड़ा हृदय दिखाइए, हम अभी भी कहते हैं हमारे मतभेद मौका दिया जाएगा। पहले रवि जी की बात बड़ा हृदय दिखाइए। एमएसएमई रवि जी को तो सुन रहे थे समय से। एमएसएमई इन्होंने 23,000 बंद कर दिया हमारे, और हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट ड्रिवेन इकोनॉमी है, आज पहली बार ट्रंप के उस लगा देने से, सरचार्ज लगा देने से, टैरिफ लगा देने से वो गर्त में जा रहा है। और ट्रंप कहता है कि रसिया से तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारे पर 250 लगाएंगे। इन्होंने रसिया से बंद कर दिया दिसंबर तक। उसी रसिया से तेल खरीद करके हमने जब यूरोप को भेजा है तो 30 लाख करोड़ रुपया हमने कमाया। और आपको पता होगा कि आज भी 55 रुपए का तेल आ रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत चल रहा है। आपने कर्जे इतना लिया कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत सबसे बड़ा कर्जदार है, और उस कर्जों का 75% आपके मोदी जी ने लिया, जो कि 55 लाख करोड़ में देश 47 से 14 तक ट्रेवल किया, जिसमें सब कुछ बना। और 14 से और 25 तक आपने सिर्फ 5 किलो राशन बांटा, कंपनियों को प्राइवेटाइज किया और सबसे बड़े कर्जदार बना दिया। मैंने ये डेटा कह रहा हूं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, आज भारत का नाम जो है पूरे विश्व में लिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हम अमेरिका में जाके रोते नहीं थे, अमेरिका में रोते थे। जहां अभी जो आतंकवाद को इतना बढ़ावा आपने दिया, आपको बुलाया नहीं गया। और आप देखिए, आप जो लोग गए थे आतंकवाद को खत्म करने वाली हमारी सरकार है। बना दिया भारत को, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अरे सारे बड़े आतंकवाद आप किसमें हुए? आतंकवाद आपके यहाँ को बढ़ावा देने वाले आप, कश्मीर में से पैदा करने वाले आप, पंजाब में से पैदा करने वाले आप, सिखों के साथ तकलीफ करने वाले आप, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ से रवि जी जवाब सुन लीजिए पहले। अनिता जी, हम कह रहे हैं सारी अखिलेश यादव ने कहा, अनिता जी सबको पता है। अनिता जी, अखिलेश यादव उसकी जड़ कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने सारा काम किया है। पहुंच गई होगी जहां तक, आप चिल्लाइए मत। नहीं, आप ये बताइए आतंकवाद को किसने बढ़ावा दिया? कश्मीर की समस्या किसने पैदा की? कश्मीर की समस्या सिखों का कत्लेआम किसने किया? देश में नहीं थे वो। अरे पढ़ के आया करें, पढ़ के क्या है? आपको मालूम नहीं है क्या? अरे मुझे 370 एक्सेप्ट किया गया संविधान में। आप कभी से किसके जो कहते थे कि राम का स्थिति नहीं है, राम है ही नहीं है, निराधार है, झूठ बोल रहे हैं। कभी भी राम बोला है, कभी नहीं दिया। बताइए कैसे आ गई? ठीक है अनिता जी और रवि जी, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। अनिता जी, रवि जी कैसे जुड़ा हुआ है? अनिता जी, अनिता जी, रवि जी, चर्चा को यही समाप्त करेंगे और हमारे पास समय का अभाव के चलते चर्चा को यही समाप्त करेंगे। शंकर से काशी नहीं जुड़ा हुआ है, राम सेतु पे जाती है। ठीक है, आपके छोटे लोगों का जो सनातन की परिभाषा को अपने मन से कहते हैं, उनकी आस्था है। आप हमारी आस्था पे चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, चर्चा को यही खत्म करेंगे, हमारे पास समय का अभाव होता है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी रंग लगातार देखने को मिल रहा है। दोनों ही खेमों से दिग्गज नेताओं ने जनता से सीधे संवाद किया और फिर जुटाई और एक दूसरे पर लगातार चौहती के प्रहार छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज बिहार की राजनीति का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने ताबड़तोड़ रैलियां की और जनसभाओं के जरिए अपनी अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया। तो देखिए, अब नतीजे सामने आएंगे 14 नवंबर को, जहां 6 नवंबर को 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और नतीजे सामने आएंगे 14 नवंबर को कि जनता ने किसके वादों पर जो है भरोसा जताया है। फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।